नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका का रवैया समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये पूरी जो हमास वाली लड़ाई है, और हमास वाली लड़ाई कहें या कहें कि इजराइल की लड़ाई है, जो नरसंहार है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये अमेरिका कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कोई चाल चल रहा है। हो सकता है ये स्क्रिप्टेड ड्रामा हो सकता है उसने हमास का खुद इस्तेमाल किया हो, क्योंकि जितनी फ्रंट पे अमेरिका चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा वो इधर है कि उधर है, बोलता कुछ है करता कुछ है। अगर पंजाबी में जिसको कहते हैं कि अलग अलग गल करने वाला, दो गल करने वाला, और हम लोग उसको कहते हैं दोगला। तो ये जो दोगला रवैया है अमेरिका का, आज ये समझेंगे और इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि किस तरह से अमेरिका के हाथ के तोते उड़े हुए हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। पंजाबी में या दिल्ली या आसपास के इलाकों में अगर आप रहते हैं, इंटरेक्शन हुआ हो, तो जब आपकी भद्द पिट जाती है तो उसको लोग कहते हैं झंड होना। और अमेरिका की जितनी झंड हो रही है ना इस बार इजराइल के मामले में, उतनी ज्यादा किसी की फजीयत नहीं हुई है। हालत यह है कि इजराइल के अंदर अमेरिका बड़े शौक से जाता है कि ये देखो नेतन्याहू मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा, अब तो तू ऐसा करेगा ना। वो कहता नहीं करता। वो कहता मेरे बेटे गाना सुनाओ, कह रहा नहीं सुनाता। ऐसी बुरी हालत है। नेतन्याहू ने किसी तरह से अमेरिका की जो हालत की हुई है, अमेरिका ऐसा लग रहा है जैसे कि एक तो वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह उछल उछल के पहुंच गया है इजराइल की तरफ से। दूसरा, इजराइल उसको कहीं गिन नहीं रहा है, चवन्नी में भी नहीं गिन रहा है। अभी हाल का एक किस्सा सुनाता हूं। हुआ ये कि नेतन्याहू से अमेरिका ने कहा कि आप जो है वो मानवीय आधार पर कुछ दिन के लिए युद्ध रोक दो ताकि लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। वैसे तो मुझे ये लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि एक तरफ लोगों को आप मार रहे हो, दूसरी तरफ से कह रहे हो कि हम उनको सहायता पहुंचाएंगे। तो कौन सी सहायता कैसी पहुंचानी है जब आपको सिविलियंस को मारना है, उनके कॉन्वॉय पे बम पटकना है, अस्पताल पे बम पटकना है, एम्बुलेंस पे पटकना है, स्कूल पे पटकना है, संयुक्त राष्ट्र के स्कूल पे पटकना है। तो भैया फिर क्यों सहायता दे रहे हो यार, एक बार ही मार दो। लेकिन अमेरिका का नाटक समझिए, जो दोगलापन में कह रहा था, एक तरफ तो सहायता देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कत्लेआम मचाने को समर्थन दे रहे हैं। हालत यह है कि बदमाशी इजराइल करता है और सफाई अमेरिका की तरफ से आती है। इजराइल ने अल शिफा अस्पताल, जो गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके बाहर बम गिराया और वहां पर एक एम्बुलेंस को उड़ा दिया। इस मामले में पूरी दुनिया में उनकी निंदा हो रही है और उनकी ये जो हरकत है वो कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका की तरफ से सफाई आ रही है, इजराइल की तरफ से नहीं आ रही है कि उस एम्बुलेंस के अंदर हमास के घायल लड़ाकों को इलाज के लिए मिस्र ले जाया जा रहा था, इसलिए उसको उड़ा दिया गया। कॉमन सेंस से जिनकी जरा भी दोस्ती है और जो जरा भी कॉमन सेंस रखते हैं, उनको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि गाजा का पूरा इलाका चारों तरफ से घेर के रखा हुआ इजराइल ने कांटेदार तार लगाए हुए हैं और जहां से उसकी सेना घुसी है उस इलाके से भी किसी का निकलना नामुमकिन है। और जो इलाका मिस्र से जुड़ा हुआ है, इजिप्ट से जुड़ा हुआ है, उस इलाके में जाने के जो रास्ते हैं वो रास्ते दो स्थितियों के लिए हैं। एक तो वहां से जो विदेशी लोग फंसे हुए हैं वो उनको निकालना, उनके लिए। दूसरा, जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है, यानी जो सहायता के ट्रक आ रहे हैं, उन ट्रक को घुसने देना है। वहां पे बाकायदा बैरिकेड लगे हुए हैं, इजराइल के लोग एक एक ट्रक की तलाशी ले रहे हैं। तो भैया ये जो आपने बम गिराया है, ये एम्बुलेंस मिस्र चली कैसे जाती? हवा में उड़ के चली जाती क्या? अगर निकलती बॉर्डर से उसमें घायल लोग भी थे हमास के, जैसा कि इनका दावा है, तो उसको बम से उड़ाने की क्या जरूरत थी? उस पर बम या मिसाइल गिराने की जरूरत क्या थी? इससे यह पता चलता है कि इजराइल पूरी तरह से कत्लेआम पे उतारू है। और ये जो सफाइयां दे रहा है अमेरिका कि नहीं साहब वो इसलिए गिराया
क्योंकि वो लोग उनको लेके जा रहे थे, हमास के लड़ाकों को जो घायल थे। इसी तरह से अब एक और खबर लगी, जिस दिन से वो 7 वाला कांड हुआ है, 7 अक्टूबर वाला, तब से इजराइल नहीं कर रहा ये काम, अमेरिका कर रहा है। अमेरिका गाजा के ऊपर अपने ड्रोन उड़ा उड़ा के कुछ तलाश रहा है, और उसका कहना है कि वो तलाश रहा है बंधकों को, जबकि एक आशंका ये भी है कि पूरी तरह से अमेरिका जासूसी कर रहा है इजराइल के लिए, और इजराइल को बताता है यहां बम गिरा दो, इजराइल वहां गिरा देता है। मैंने पहले भी आपको इसके संकेत दिए थे, क्योंकि गुप्त रूप से आप गाजा के ऊपर जासूसी कर रहे हो, उस जगह के जो उनका जो हवाई क्षेत्र है उसमें अपने ड्रोन घुसा रहे हो। किस अधिकार से घुसा रहे हो भैया बाइडेन बाबू? एक तरफ ये कांड हो रहा है, और दूसरी तरफ वो जो ब्लिंकन है, उनके विदेश मंत्री मान लीजिए उनकी सरल भाषा में, वो घूम घूम के अरब देशों के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब शांति बनी रहे, और इसके लिए बातचीत कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कि तरह तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया अब अगर आपको शांति चाहिए तो आप थोड़ा शांत हो जाओ। उधर गाजा का जो स्वास्थ्य मंत्रालय, चूंकि वो अल-शिफा अस्पताल और सब कुछ उसी के अंतर में आता है, उसका कहना है बकवास कर रहा है अमेरिका। और बकवास अमेरिका ऐसे कह रहा है क्योंकि एम्बुलेंस का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे थे और उसमें कोई भी इस तरह का हमास का व्यक्ति नहीं जा रहा था। ये शुद्ध बकवास है। इस तरह से बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। अब आप इसी मामले को ले लीजिए, बार बार अमेरिका एक अपील कर रहा है नेतन्याहू से कि भैया थोड़ा सा इंसानियत बरतो यार, कुछ दिन के लिए बमबारी गोली बारूद चलाना बंद कर दो, तो कम से कम उन लोगों को कुछ खाने पीने का सामान पहुंचा दें जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो आपके निशाने पर नहीं है। हालांकि अभी तक की हरकतें इजराइल की देख के कतई नहीं लगता कि गजा में रहने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जो उनके निशाने पर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का जो स्कूल है, बच्चों का स्कूल, उसके ऊपर बम गिराया, अस्पतालों पे बम गिराए हैं, और बम गिरा दो और उसके बाद में भैया वहां से कोई इंडिपेंडेंट जो मीडिया के लोग आ रहे हैं उनको इतना डरा के रखा हुआ, कितने तो पत्रकार मार दिए, तो वहां से आपको खबर तो मिल नहीं रही है। और बम गिरने के बाद बड़ा आसान है एक प्रोपेगेंडा वाला झूठ बोल देना कि वहां पे हमास के लड़ाके जा रहे थे इसलिए गिरा दिया, हमास ने उसके नीचे अपना अड्डा बनाया हुआ था इसलिए हमने अस्पताल उड़ा दिया। इस तरह की चीजें हो रही हैं, और जब पूरा सब कुछ झंड हो रहा है तो अमेरिका कह रहा है मानवीय सहायता जानी चाहिए। ब्लिंकन को साफ मना कर दिया, बाइडेन को नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी हालत में मानवीय सहायता के लिए रोकने को तैयार नहीं, हम अपना कत्लेआम जारी रखेंगे। उधर जब आप ये देख रहे हो कि आपने एक आदमी को बोला कि भैया अभी कुछ समय रुक जा, हमको वहां पे शांति से लोगों को खाने पीने का सामान पहुंचाने दे, और वो बात नहीं मान रहा आपकी, तो आपका क्या कदम होगा? आपका कदम यह है कि ब्लिंकन जा रहे हैं और सभी अरब देशों के नेताओं से मिल रहे हैं और उनको समझा रहे हैं भैया जरा लड़ाई वड़ाई मत लड़ना यार, इसकी कर रहा है इसको रोकना, जिसको मैं चाहता हूं रोकना, ये कुछ समय के लिए रुक जाए। वो सीज फायर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कुछ समय के लिए रुक जाए। और इस बीच में जब अमेरिका की एक छोटी सी बात भी इजराइल मानने को तैयार नहीं है, उसके कहने पर सीज फायर को तैयार नहीं है, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? अमेरिका की प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि भैया इजराइल अगर ऐसे करोगे तो हम आपके साथ नहीं है। लेकिन उल्टा जाके आसपास के देशों को, जो अरब देश हैं, बाकी देश हैं, उनके पास जाके ब्लिंकन उनको समझाने की कोशिश करें, भाई वो तो है ही ऐसा, मार रहा है आदमियों को, कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं रुक जाओ, मानवीय सहायता चले जाने दो, तब भी नहीं सुन रहा है, लेकिन तुम युद्ध मत करना। मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से हिजबुल्लाह के लीडर जो हैं वो अपना भाषण देने वाले हैं, उनका भाषण आ गया और उन्होंने ये कह दिया है कि हमने सारे विकल्प खुले रखे हैं और ये युद्ध फैल सकता है, सीमाओं के बाहर जा सकता है। इधर इजराइल मौका देख के, जहां कई बार देखिए इजिप्ट के अंदर मिसाइल पटक चुका है, हिजबुल्लाह के इलाके में अपना जो है हवाई हमला कर चुका है, उधर से हिजबुल्लाह ने भी अपनी और ज्यादा पावरफुल मिसाइल छोड़ दी है, मतलब वो भी अब एक्टिव हो गया है। तो कुल मिला के ये पूरी जो सिचुएशन है, इसमें अमेरिका का रोल जो है वो समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन मुझे जो समझ आता है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका यहाँ पे गेम कर रहा है और ये पूरा का पूरा जो वातावरण है इसका फायदा उठा के अमेरिका ने पूरा टेक ओवर कर लिया है, सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। अरब देशों को पहले अलग अलग वजहों से वो दबे हुए हैं, उनको और दबा रहा है और उनके जरिए वो उनको शांत रहने को कह रहा है, पहली चीज। दूसरी तरफ इजराइल से कत्लेआम करा रहा है। इसमें भी कोई अचरज की बात नहीं है कि हमास के पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका का कोई रोल हो। हम जानते हैं दुनिया में बहुत सारे मामले आए हैं, जैसे एक विचार ये था कि आपका ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब ने पैदा किया था और सऊदी अरब को अमेरिका ने इसके लिए प्रेरित किया था और संसाधन दिए थे। ये एक धारणा है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। और ये भी सही है कि मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में जमकर हथियार, यहां तक कि स्टिंगर मिसाइल तक दी, जिनको कंधे पे रख के आप हवाई जहाज गिरा सकते हो, अमेरिका ने दी, लगातार दी। तालिबान को पैदा किया, तालिबान के दमन के लिए अब्दुल गनी की सरकार का समर्थन किया और बाद में बाकायदा, मैं कई एपिसोड स्पेसिफिक बना चुका हूं, डॉक्यूमेंट्स हैं, लिखित समझौते के तहत अफगानिस्तान तालिबान को दे दिया। ये वादा किया कि तालिबान की सरकार को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता दिलाएंगे, लिखित में है। और धीरे धीरे करके तालिबान के हवाले अफगानिस्तान करके आ गया। तो अगर आपको किसी को दुनिया में गलतफहमी होगी आतंकवाद से अमेरिका को परहेज है, तो वो गलतफहमी दूर कर ले, क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं और ज़्यादा उदाहरण दूंगा तो लंबा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये भी एक संभावना हो सकती है कि हमास का जो हमला है उसके जरिए एक टेंशन ट्रिगर किया गया हो, इस इलाके में तनाव पैदा किया गया हो। उस तनाव को पैदा करने के बहाने से और उस घटना के बहाने से इजराइल जो है उसको गाजा के पीछे छोड़ दिया गया है और इजराइल इस हद तक अति कर रहा है कि हार कर अरब देश कुछ बोले, लैटिन अमेरिका के देश बोल रहे हैं, बोलीविया बोल रहा है, पता नहीं कहां कहां से देश बोल रहे हैं, लेकिन अरब देश चुपचाप बैठे हुए हैं। और अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरह से बस यहां कुछ रायता फैल जाए। रायता फैलने से क्या होता है आप समझ लीजिए। यूक्रेन को आपने सहायता दी है, पैसे वसूल करने हैं, आपके पास पैसे नहीं है, बार बार आपकी सरकार जो है वो बंद होने की नौबत आ जाती है, आपको पता है। बार बार संसद कहती है पैसे नहीं मिलेंगे देश चलाने के लिए, और 2-4 दिन फिर बाइडेन लॉबिंग करते हैं, समझाते बुझाते हैं, फिर थोड़े पैसे मिल जाते हैं। तो ये जो खाटे की स्थिति है, अमेरिका में किस तरह से ब्याज बढ़ाना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे में अगर कुछ हथियार बिक जाएं, कुछ तेल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमारा जो शेल ऑयल है जिसको बेचा अमेरिका ने, तेल बेच के बहुत पैसा बनाया यूक्रेन युद्ध में, और उसी तरह से तेल बेच के ज़्यादा पैसा बनाने की गुंजाइश बन जाए, क्योंकि ये एक बात चल रही है कि $150 पर बैरल रेट हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन परपिटेशंस हैं जिसमें ये नहीं लगा समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन इतना पक्का है कि अमेरिका भले ही जो कुछ खेल रहा हो, लेकिन पब्लिकली उसकी जितनी थुक्का फजियत हो रही है, जितनी अगर झंड हो रही है, अगर हरियाणा पंजाब की भाषा में कहें, जितना उनका मजाक उड़ रहा है और जिस तरह की स्थिति में वो हैं, उससे ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं हो सकती है। नेतन्याहू ने उनको नौकर सा बना के रख दिया है। वो नेतन्याहू को समर्थन भी कर रहे हैं और नेतन्याहू के शर्तों पे कर रहे हैं। वो नेतन्याहू को एक शब्द कुछ कहते हैं वो सुनता नहीं, मानता नहीं। ये स्थिति बन गई और हालत ये है कि वो नेतन्याहू जो चाहे कर रहा है। अब वो ह्यूमन राइट्स कहाँ चले गए, अब बाकी चीजें कहाँ चली गई? जो पूरा राग आप यूक्रेन के मामले में गाते थे वो यहाँ चुप क्यों बैठे हुए हैं? और उस पर भी ये कि पब्लिकली नेतन्याहू ने बाइडेन की बातें मानने से मना कर दिया। अभी तक बाइडेन ने जितनी बात पब्लिकली कही उतनी बार पब्लिकली उसने मना कर दिया। तो अंजाम क्या होगा? दो हो सकते हैं। एक तो यह कि बड़ा युद्ध हो जिसमें दूसरे देश में शामिल हो, उसका फायदा उठाकर अमेरिका अपना फायदा करे, और दूसरा ये भी हो सकता है कि बहुत देर तक बर्दाश्त करने के बाद दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें और कम से कम मजबूत देश, जैसे ईरान के बारे में लग रहा है कि वो क्या पता कब शुरू हो जाए, इसी तरह से हिजबुल्लाह, इस तरह के बहुत सारे देश जो हैं आसपास के, वो
इसमें कूदें, जैसे कतर की बात भी हो रही है कि वो भी अंदर सुलग रहा है, पता नहीं कितना सुलग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ का इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे बवाल बढ़ने वाला है, और बवाल बढ़ेगा तो भारत पे असर पड़ेगा। भारत पे असर सीधे-सीधे पेट्रोल पे तो पड़ना ही पड़ना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली है। पेट्रोल पे असर करने पड़ने का मतलब पेट्रोल जो गाड़ी में भरवाते हैं उसका नहीं होता है। आप जितनी भी चीज़ें आपके आस-पास दिख रही हैं उसमें पेट्रोल है, उसमें तेल है। ऐसा घर में इस्तेमाल किए जाने वाला शायद इक्का-दुक्का कोई चीज़ हो जिसमें तेल की भूमिका नहीं है। जितने प्लास्टिक के सामान हैं आपके, ये सारे के सारे तेल के ही बाई प्रोडक्ट हैं। जितने कॉस्मेटिक्स आप इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी पेट्रोलियम जेली, नेफ्था वगैरह का कहीं न कहीं एक रोल है और उसकी उपस्थिति है। इसके अलावा आप जो खाते-पीते हैं, वो तो आता ही ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए है। लेकिन इतना ज़्यादा बड़ी भूमिका तेल की इंसान के ऊपर है कि वो काफ़ी हद तक महँगाई होगी और उसका असर भारत पे पड़ सकता है। लेकिन जो भी है, हालात जो है ना, किस करवट बैठेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, आज आप ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना कर सकते हैं कि एक क्या होगा आने वाले समय में, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, और एक स्टेज तक 3 कल्पना कर सकते हैं। इसके आगे के 5 क्या होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये दुनिया में, आपके जीवन में भी एक शिक्षा है। ज़्यादा भविष्य का अनुमान लगाना मुश्किल है। आप थोड़ा विश्लेषण करके लगा सकते हैं। लेकिन अगली प्रतिक्रिया क्या होगी और उसके बाद जो 5 विकल्प आएँगे उसमें से कौन-सी प्रतिक्रिया होगी, इसका पता लगाना असंभव से बस थोड़ी ही कम बात है। तो इसलिए पता नहीं कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन जो भी होगा, एक बात पक्की है कि इस बार अमेरिका जो है, उसके कारण होगा, उसकी बदमाशियों की वजह से होगा, पहली चीज़। और दूसरा, इस बार अमेरिका शायद कुछ झेल जाए या अमेरिका को कुछ बड़ा नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि बड़ी ताकतें लंबे समय से अमेरिका को सबक सिखाने का इंतज़ार कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।